तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं राधा ठाकुर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसान भाइयों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। खरीफ बाजरा की वैज्ञानिक तकनीक से करें खेती। आम की तुड़ाई, पैकिंग और मार्केटिंग पर जानकारी। हमारे प्रदेश के गिर्द क्षेत्र में खरीफ बाजरा की खेती बड़े क्षेत्रफल में की जाती है और अच्छी वर्षा होने के बाद इसकी बुआई करना अच्छा होता है। तो जो किसान इसकी खेती करना चाहते हैं वो इससे अधिक पैदावार लेने के लिए उन्नत किस्मों का चयन कर वैज्ञानिक तकनीक से बुआई किस तरह से करें, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रही हैं किसान कल्याण कृषि विकास विभाग जिला भोपाल की सहायक संचालक सरिता कंगाली से। बाजरा शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में मुख्य रूप से उगाई जाती है। यह उन क्षेत्रों के लिए जहां दाने तक मुख्य स्रोत माना जाता है। साथ ही साथ बाजरा एक ऐसी फसल है जो किसानों को उनकी विपरीत परिस्थितियों से लेकर बहुत ही कम उर्वरकों की मात्रा के साथ जहां अन्य फसलें जो हैं जो अच्छा उत्पादन नहीं दे पाते हैं के लिए रिकमेंड की जाती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं भूमि का चयन। भूमि के चयन के लिए किसान भाइयों बाजरा को कई प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है, जैसे काली मिट्टी, दोमट मिट्टी एवं लाल मृदाओं में सफलतापूर्वक इसका चयन किया जा सकता है। बाजरा की बुआई के लिए खेत की तैयारी की बात करें तो एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देसी हल से या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा बनाकर समतल कर लेनी चाहिए। बुवाई के 15 दिन पूर्व 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर सड़ी गोबर की खाद डालकर हल द्वारा उसे भली भांति अच्छी तरह से मिला देते हैं। साथ ही साथ इसमें दीमक के प्रकोप की संभावना होने पर 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्लोरपाइरिफॉस का 1.5% चूर्ण से छिड़काव करना चाहिए। अब बात करते हैं हम खाद एवं उर्वरक की। जैसा कि किसान भाइयों को खाद एवं उर्वरक का उपयोग उचित एवं संतुलित मात्रा में करना चाहिए। बुवाई के पहले 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस एवं 20 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। बोनी के लगभग 30 दिन पर नाइट्रोजन की शेष 40 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर देना आवश्यक होता है। उर्वरकों की जो आधार मात्रा है वो सदैव बीज के नीचे 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर देना चाहिए। अब हम बात करते हैं बाजरा की उन्नत किस्मों की। बाजरा की उन्नत किस्में में JCB 4 जो मध्यम अवधि की फसल है, लगभग 75 दिन की यह फसल होती है। इसके बाद जवाहर बाजरा 3 जिसकी उपज 18 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त होती है। साथ ही साथ यह डाउनी मिल्ड्यू रेजिस्टेंस वैरायटी भी है।
इसके अलावा जवाहर बाजरा 4 जो मध्यम अवधि की फसल है, लगभग 75 से 80 दिन, साथ ही साथ इसकी भी लगभग हमें 15 से 27 क्विंटल पर हेक्टेयर तक उपज प्राप्त होती है। यह भी डाउनी मिल्ड्यू रेजिस्टेंस वैरायटी है। खेती से अच्छी उपज लेने के लिए सही मात्रा में बीज दर के साथ उचित दूरी पर बुआई करना आवश्यक होता है। बीज की मात्रा उनके आकार, अनुकरण, प्रतिशत, बुआई का तरीका और बोने के समय भूमि में उपस्थित नमी की मात्रा पर निर्भर करता है। बाजरे की फसल के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से पर्याप्त होता है। बीजों की बुआई से पहले बीज को उपचारित करने के लिए थायरम 3 ग्राम कवकनाशक दवाई प्रति किलोग्राम बीज के दर से बीजोपचार करने से अंकुरन के समय लगने वाले रोगों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। चूँकि बाजरा के बीज की बुआई के लिए वर्षा प्रारंभ होते ही जुलाई के दूसरे सप्ताह तक इसे कतारों में बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। बाजरा की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर सर्वाधिक उपयुक्त होती है। किसान भाइयों, बाजरा की फसल में खरपतवारों का अधिक प्रकोप होता है, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आती है। इसीलिए आप इनका नियंत्रण कर जल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दें। खेत में जहां पर अधिक पौधे उगे हों, वहां उन्हें वर्षा वाले दिन निकालकर उन स्थानों पर लगाएं जहां पर पौधों की संख्या कम हो। यह कार्य बीज जमने के लगभग 15 दिन पर कर देना चाहिए। बोनी के 20 से 25 दिन पर एक बार निंदाई किसान भाइयों को अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद हम बाजरा फसल में सिंचाई की बात करते हैं। क्योंकि बाजरा एक वर्षा आधारित फसल है, इसलिए इसको पानी या सिंचाई की कम ही आवश्यकता होती है। जब वर्षा ना हो तब फसल में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। साधारणतः फसल को सिंचाई की इसके बढ़वार के समय आवश्यकता होती है। यदि बाली निकलते समय नमी कम है तो इस समय सिंचाई किसान भाइयों को करना चाहिए, क्योंकि उस स्तर पर नमी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। बाजरा की जो फसल है वो अधिक पानी के भराव को सहन नहीं कर सकती है, इसलिए पानी के निकास का उचित प्रबंध करना चाहिए। मेरे द्वारा जो जानकारी बताई गई है, मैं किसान भाइयों से अनुरोध करती हूँ कि वे इस तकनीक को अपनाकर बाजरा की फसल को अच्छी तरह भलीभांति सभी तकनीकियों का प्रयोग करें एवं बाजरा का अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर लें। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल जाएगी ट्रेनिंग। पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के मामले में ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई। आरोप तय होने को लेकर हुई बहस। सब अब 3 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई। आईएएस नियाज खान ने इस्लामिक देशों की नीयत पर खड़े किए सवाल। ट्वीट कर कहा, दुनिया में 57 मुस्लिम देश, लेकिन कुछ को छोड़कर सभी की हालत खस्ता। मजहब आज दुनिया में डर की नजर से देखा जा रहा है। खंडवा में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी पुलिस। मुरैना में भाजपा जिला उपाध्यक्ष संजय शर्मा की कार को पुलिस ने किया बरामद। चोर गिरोह के 2 सदस्य दबोचे। रीवा में 30 लाख की लूट का खुलासा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। तो चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने प्रदेश में आम के बाग अधिकतर स्थानों पर देखे जा सकते हैं
और जैसा कि अभी आम के बागों में फल तुड़ाई की अवस्था में है और कहीं कहीं इस समय फलों की तुड़ाई भी चल रही है, ऐसे में किसानों को फलों का अच्छा दाम मिले, इसके लिए फलों की तुड़ाई से लेकर मार्केटिंग तक किन किन बातों पर ध्यान देना है, इस बारे में बता रहे हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी। किसान भाइयों जोहार। फलों का राजा आम, समय चल रहा है। अब हमें चाहिए गुणवत्तापूर्ण और पूरा रस और गुदा से भरपूर, बिल्कुल रसायन रहित। तो इसकी जब बात करने का मौका आता है तो हम कहते हैं कि दूसरी तरफ किसान, ये तो खाने वाले उपभोक्ता की बात हुई, दूसरी तरफ किसान को ज़्यादा से ज़्यादा जो उपजा रहे हैं आम को, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो। इस संदर्भ में हम बात करेंगे कि कैसे ग्राहक को अच्छी गुणवत्तापूर्ण आम मिले और दूसरे तरफ कैसे किसान जो उत्पादक हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी मिले। किसान भाइयों, ज़्यादा पैसा पाने के लिए आपको जल्दी मार्केट पकड़ना होता है कि पहले अगर जो मेन आम की फसल होती है उससे पहले अगर आप देखेंगे तो 20 रुपये 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ज़्यादा रेट मिल जाता है और बाद में भी ज़्यादा रेट मिलता है। बीच वाला में जहाँ आम बहुत ज़्यादा पाया जाता है इसलिए कम रेट मिलता है। तो उस संदर्भ में हम बात करेंगे। आम के फल अब मैच्योर हो रहे हैं, जिनकी तुड़ाई अब की जा सकती है और यह कार्य सावधानी से करने की जरूरत होती है जिससे फल चोटिल ना हो। साथ ही तुड़ाई के बाद फलों का स्टोरेज और पैकिंग भी ठीक से करें जिससे फलों की अच्छी क्वालिटी बनी रहे। पहले मार्केट पकड़ने के लिए हम कहते हैं कि जो भी आम है उसको हम कहते हैं ना फिजियोलॉजिकली मैच्योर। जब आम का बढ़वार रुक जाए, पका नहीं हो, रुक जाए, अब उसका बढ़वार नहीं होगा, अब उसकी साइज़ में कोई वृद्धि नहीं होगी, तो उस समय हम आम को तोड़ लेते हैं। और चूँकि आम जिस समय हम तोड़ते हैं उस समय गर्मी का मौसम होता है, इसलिए उसको हम फील्ड हीट हटाने के लिए हम कहते हैं ना वो गर्मी उसमें उसके अंदर जो गर्मी है उसको हटाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा दिन भी चलेगा और आम की गुणवत्ता भी अच्छी होगी। तो इसके लिए फील्ड हीट हटाने के लिए एकदम रनिंग वाटर में, तेज़ बहता हुआ पानी में उसको ठीक से धो लेते हैं। रगड़ करके नहीं, वो बहता हुआ पानी में धो लेते हैं। अपने आप उसमें जो धूल वगैरह होंगे या जीवाणु विषाणु होंगे ऊपर से लगे हुए, वो सब धुल जाएंगे। उसके बाद फिर उसको हम रूम में ले लाते हैं और ठीक से फैन की हवा में उसको ठीक से फैला देते हैं, सुखा देते हैं। अब आम बिल्कुल आपका मतलब पानी रहित है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फील्ड हीट हटा लिया, उसके बाद हम टिश्यू पेपर लेते हैं और टिश्यू पेपर लेकर के हम उसको लपेटते हैं। आप टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं, ब्लॉटिंग पेपर भी ले सकते हैं, लेकिन टिश्यू पेपर का अच्छा रिजल्ट देखा गया है तो उसको लपेट लेते हैं। और कोरुगेटेड फाइबर बॉक्स, मतलब उसको बोलते हैं ना, वो आजकल कार्टन जैसा आता है जो अंदर में मुड़ा रहता है, वो जल्दी टूटता नहीं है, तो अंदर में मुड़ा रहता है, उसको कोरुगेट CFB बॉक्स या कोरुगेटेड फाइबर बॉक्स बोलते हैं। तो उसमें पैकिंग करते हैं। उसमें देखिएगा छोटा छोटा छेद बना रहेगा, साइड में छोटा छोटा छेद बना रहेगा, तो वो ज़रूरत के अनुसार ऑक्सीजन जाए, कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट भी हो और ज़रूरत के अनुसार रहे, बाहर भी आए, इसके लिए हम रखते हैं। पूरा पैक कर देंगे तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा, अंदर वो आम सड़ने लगेगा, इसलिए वो कोरुगेटेड फाइबर बॉक्स में छेद रहता है, तो उसमें हम पैक करते हैं। आपका ध्यान एक और जरूरी बात पर ले जाना चाहेंगे। अगर आप खुद ही फलों को पकाकर बेचना चाहते हैं या आपसे कोई व्यापारी फलों को पकाकर बेचता है तो फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए कार्बाइड केमिकल का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये मानव हेल्थ के लिए बहुत ही घातक है। FSSAI ने फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इस पर सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जा रही है। एथिलीन लिक्विड और पाउडर के रूप में बाजार में उपलब्ध है और पिछले कई सालों से इसका इस्तेमाल भी हो रहा है। और ग्रेडिंग करते समय हमको कैसा चाहिए, जैसे बड़ा साइज का चाहिए तो एक साइज, ये लगभग समान साइज का एक ग्रुप में रखते हैं, उसके बाद वाले साइज का एक ग्रुप में रखते हैं और छोटा साइज का एक ग्रुप में रखते हैं। ऐसे करके या रंग के आधार पे या लश्चर मतलब चमक के आधार पे ऐसे करके ग्रेडिंग करते हैं ताकि आपको उपयुक्त आमदनी प्राप्त हो सके और उपयुक्त मूल्य उसका मिल पाए।
अब उसमें कोरुगेटेड फाइबर बॉक्स में जैसा आप अगर लपेट करके टिश्यू कल्चर से रखें तो लपेट करके रखिए। अगर आप कोटिंग किए हैं मोम से या तेल से तो उसको लपेट करके रखिए। तो ये अगर हम तरीका अपनाएं तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी भी मिलेगी किसान भाइयों को, और दूसरी तरफ जो उपभोक्ता है, जो खाने वाले हैं, उनको गुणवत्तापूर्ण फल भी मिलेगा आम का। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द ही हाजिर होते हैं। वाहन चालक ही निकला मास्टरमाइंड, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने शाला प्रवेश उत्सव का किया शुभारंभ, बच्चों को दी किताबें, शिक्षकों ने छात्रों को टीका लगाकर किया स्वागत। बस्तर से कांग्रेस का बूथ चलो अभियान की शुरुआत, कांकेर में कुमारी शैलजा हुई शामिल, सीएम भूपेश बघेल ने कहा प्रदेश भर में चलेगा महाअभियान। जगदलपुर में बीजेपी पर बरसे कवासी लखमा, कहा धर्म के नाम पर राजनीति करती है बीजेपी, झूठ से राजनीति चमका रहे हैं केदार कश्यप। भिलाई में बीजेपी के दिग्गजों की बड़ी बैठक पर पूर्व सीएम रमन सिंह, सांसद विजय बघेल समेत बीजेपी के कई बड़े नेता रहे मौजूद, मीडिया को रखा गया बैठक से दूर। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की करीब 1.5 घंटे ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर भी टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार से है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला ग्वालियर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी दिनों के दौरान वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सोयाबीन की बुआई के लिए इस समय खेतों की जुताई कर ठीक से तैयार कर लें व उन्नत किस्मों के बीजों का चयन कर क्रय करें और मौसम पूर्वानुमान में वर्षा होने की संभावना को देखते हुए यदि पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो जाती है तो सोयाबीन की बुआई करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने खेत में पानी बचाने के लिए तालाब बनवाएं और जल संरक्षण के लिए बांधों की मरम्मत करें। धान की उन्नत तथा शीघ्र पकने वाली प्रजातियों जैसे JR81, JR206, MTU 1010, पूर्णिमा, JRH5, JRH8, JRH19, पूसा बासमती का चयन करें और मध्यम अवधि में तैयार होने वाली किस्मों में पूसा बासमती 1, IR64, IR35, पूसा सुगंधा आदि के बीज की अग्रिम व्यवस्था कर लें। जितने एरिया में धान का रोपण करना हो उसके 20वां भाग पर नर्सरी लगाएं। सिंचित दशा में अरहर की बुआई जून के प्रथम सप्ताह में, अन्यथा सिंचाई के अभाव में वर्षा शुरू होने पर ही करें। अरहर की अधिक पैदावार देने वाली किस्में जैसे राजीव लोचन, ICPH 87, आशा, TJT 501, राजेश्वरी का उपयोग करें। सोयाबीन की बीमारी से प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्मों को लगाएं। इसमें JS 20-29, JS 20-34, JS 20-69, JS 20-94, JS 20-98, JS 20-116 का चयन करें। उपलब्ध सोयाबीन बीज का अंकुरण परीक्षण अवश्य कर लें। पीला मोज़ेक बीमारी की रोकथाम के लिए अनुशंसित कीटनाशक थायोमेथाक्साम 30 FS
10 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से या इमिडाक्लोप्रिड 48 FS 1.2 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करके बुआई करें। पशु बाड़े में हमेशा साफ एवं ठंडा पानी उपलब्ध कराएं। यदि बाड़े के बाहर पानी का बर्तन रखते हो तो छायादार जगह पर रखें। पशुशाला एवं मुर्गी घर में हवा के आगमन के लिए सही व्यवस्था रखें। गेहूं, चना एवं तिवड़ा के भूसा को पानी से बचाएं और पशुओं को खिलाने के लिए सुरक्षित स्थान में भंडारण करें। मच्छरों एवं मक्खियों का प्रकोप बढ़ रहा है, अतः इनसे बचाव के लिए पशु बाड़े में सही व्यवस्था करें। पशु चिकित्सक से संपर्क कर अपने मवेशियों को गला, घोंटू एवं लंगड़ी रोग का टीकाकरण करवाएं। बकरियों में PPR रोग के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। पेट में कीड़े होने और बाहरी परजीवियों का प्रकोप होने पर पशु चिकित्सक से परामर्श कर बकरियों को दवा पिलाएं। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली बकरियों को 300 से 400 ग्राम संतुलित राशन दें। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। चूजों को 7 दिन की अवस्था पर टीकाकरण करवाएं। मुर्गे और मुर्गियों को मिनरल मिक्सचर और साफ एवं ताजा पानी दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब इस प्रकार से है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम सुमेरपुर, जिला रतलाम के किसान मोहन शर्मा ने। आप इस समय प्याज की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहते हैं, तो मोहन शर्मा जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज मैं आप सभी को हम प्याज में किस प्रकार से कम लागत में अधिक उत्पादन ले सकते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगी। किसान भाइयों, फसल में कई तरह के खरपतवार उग आते हैं, जिसकी वजह से फसल में कीट व्याधियों का प्रकोप अधिक होने लगता है। इसलिए फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए, जिससे कंदों का उचित विकास होता है और फसल का अधिक उत्पादन मिलता है। क्या होता है कि यदि खरपतवार आपकी फसल में होंगे तो यह जो है मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिसके कारण जो है सूर्य की रोशनी जो है, पानी जो है, पोषक तत्व है, फसल को ना मिल करके जो है इन खरपतवारों को मिलता है और जिसके कारण जो है उपज में काफ़ी कमी होती है। 30 से 35 दिन की जब आपकी फसल हो तो आसपास आपको जो भी खरपतवार दिख रहे हैं उसको आप हंसिए से, कुदाली से निकालें। इसके अलावा जो है आप हाथ से निकाल सकते हैं और इस मिट्टी की जो चढ़ाई है वो फसल पर करें, जिससे कि आपके कंद जो हैं वो अच्छे बने। तो इस प्रकार से आप जो है निंदाई और गुड़ाई करें। कंदीय फसल होने के कारण फसल में बार बार सिंचाई करने की जरूरत पड़ती है, विशेषकर कंद बनना प्रारंभ होने और कंद के विकास के समय नमी के प्रति अति संवेदनशील होती है। फसल में रुपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। सामान्यतः फसल में खुदाई से 10 से 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। अधिक सिंचाई हमेशा नुकसानदायक होती है, इसलिए फसल में जल भराव नहीं होने देना चाहिए। किसान भाइयों को यह हमारी सलाह है कि जब भी वे सिंचाई का प्रबंधन करें तो वो सिंचाई जो है शाम के समय 5 से 7 बजे के लगभग दें, जिससे कि जो है वाष्पीकरण अधिक ना हो और इसकी अधिक से अधिक मात्रा जो है वो पौधों को प्राप्त हो, जिससे कि उनकी जो पैदावार जो है वो अच्छी हो, उनके विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ सके। पोषण प्रबंधन जो है वो एक महत्वपूर्ण बिंदु है। पोषण प्रबंधन करने के लिए हमें हर तरह से ध्यान देना होगा कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैश जो है 19-19-19 की 5 ग्राम मात्रा सागरिका के साथ 2 मिलीलीटर प्लस नैनो यूरिया जो है 2 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर 3 बार छिड़काव करने से यह काफ़ी प्रभावशाली पाया गया है। यह भी पाया गया है कि प्याज की फसल को
थ्रिप्स जो हैं वो बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। थ्रिप्स जो है वो पत्तियों का रस चूसता है, तो इनकी रोकथाम के लिए मैं अपने किसान भाइयों को यह सलाह देना चाहूँगी कि आप इसके लिए जैविक नियंत्रण करें, जिसमें आप नीम के तेल का प्रयोग जो है, नीम के सत्व का प्रयोग, करंज का प्रयोग जो है, ये सारी चीज़ें करें, जिससे कि जो है आपकी फसल जो है वो इन कीटों से जो है सुरक्षित रहेगी। इसके रासायनिक कंट्रोल के लिए एसिडामिपेट 20 SP 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर और स्पाइनोसेट 45 SC 175 to 200 ग्राम पर हेक्टेयर का हमें प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा प्याज में जो दूसरी प्रमुख समस्या होती है वो है बैंगनी धब्बे की, जिसका कारण होता है फफूंद। तो ये जो है अल्टरनेरिया फोरी के कारण होता है और यह एक सामान्य रोग है, जिसका उपाय संभव हो तो आप रोगजनक मुक्त बीज का उपयोग करके करें। फसल में बैंगनी धब्बा रोग, जिसे पर्पल ब्लॉच भी कहते हैं, यह रोग सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस रोग का कारण अल्टरनेरिया पोरी नामक फफूंद है। बैंगनी धब्बा रोग के लक्षण पत्तियों, तनों और बीज डंठलों पर दिखाई देते हैं। रोगग्रस्त भाग पर सफेद भूरे रंग के धब्बे बनते हैं, जिसका मध्य भाग बाद में बैंगनी रंग का हो जाता है। रोग के लक्षण के लगभग 2 सप्ताह पश्चात इन बैंगनी धब्बों पर पृष्ठीय बीजाणुओं के बनने से ये काले रंग के दिखाई देने लगते हैं। अनुकूल समय पर रोगग्रस्त पत्तियां झुलस जाती हैं, साथ ही पत्ती और तने गिर जाते हैं, जिसके कारण कंद और बीज नहीं बन पाते हैं। बैंगनी धब्बा रोग की रोकथाम के लिए अच्छी रोग प्रतिरोधक किस्मों के बीज का प्रयोग करना चाहिए। प्रकोप अधिक होने पर फफूंदीनाशक मैंकोजेब की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर रोग दिखाई देने पर छिड़काव करते रहें। इन वैज्ञानिक पद्धतियों और तकनीकों का प्रयोग करते हुए और बताई गई सारी बिंदुओं पर ध्यान देते हुए यदि आप फसल उत्पादन करते हैं तो निश्चित रूप से आप कम समय में कम लागत लगा करके अच्छी उत्पादन प्राप्त करेंगे। आइए अब नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी।